दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन की तरह है। इसमें भी कल्टीवेशन और कॉमेडी भर भर के आपको मिलेगी, इसलिए इस सीरीज पे अच्छा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक मिलिट्री एजेंट को दिखाया जाता है जिसे एक सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था क्योंकि कुछ बदमाश लोगों ने पूरे के पूरे शहर के जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है उसे चुरा लिया था और वो उसे चुरा कर दूसरे देश में भाग रहे होते हैं। इसलिए वो एजेंट उसी नाव के ऊपर आ गया होता है ताकि वहाँ के सारे बदमाश लोगों को मारकर उनसे वो वेपन छीन सके जो वो चुरा कर भाग रहे हैं वहाँ से। और वो जो एजेंट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने आज तक जितने भी मिशन किए हैं वो सबके सब में पास हुआ है। उसके मिशन का सक्सेस रेट पूरा 100% है, इसलिए इतने खतरनाक मिशन पे उसे ही भेजा गया है। और उसका सक्सेस रेट 100% क्यों है वो भी हमें पता चल जाता है क्योंकि उसके पास काफी अच्छी स्किल थी। वो देखते ही देखते अकेला ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है, वो भी सिर्फ एक पिस्टल के साथ। बाकी लोगों के पास चाहे कितनी भी भयानक गन क्यों ना हो वो अकेले ही उन सभी को संभाले जा रहा था, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और वो एजेंट हीरो की तरह आगे बढ़ते हुए उन सभी को मारे जा रहा होता है। तब वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जो कि पूरी की पूरी मशीन गन लेके वहाँ पर आ चुका था। इसलिए वो जो एजेंट होता है वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और वो अकेला ही धुएं का फायदा उठाते हुए उस मशीन गन वाले बंदे के पास चले जाता है और उसे मार मार कर उससे उसकी मशीन गन भी दूर कर देता है। इसके बाद वो एजेंट उस जगह पे पहुंच चुका था जहां पर उस मिस्टीरियस वेपन को रखा गया है जो कि एकदम ही अजीब चीज दिखाई दे रही होती है। और जैसे वो एजेंट उसे एक्टिवेट करता है उसके अंदर से किसी छोटे तरीके का टेम्पल बाहर निकल कर आता है और उसको हाथ लगाते ही वो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो उस एजेंट को अपने अंदर ही घसीटना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो एजेंट भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तब वहां पर काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं जो उस एजेंट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसे गोलियां लगती इससे पहले ही वो जो एजेंट होता है वो उसी मिस्टीरियस वेपन के जो टेंपल होता है उसके अंदर चला जाता है। अब हमें नॉर्मल वर्ल्ड से हटके मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कियर होता है वो अपने मास्टर के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। और वहाँ पर काफी सारे लोग भी आए हुए थे जिन लोगों को तो उसके मास्टर के मर जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग तो उल्टा इसलिए यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि कियर ने उन्हें यहाँ पर आने के लिए कुछ पैसे दिए थे। तब कियर भी वहाँ पर अपने मास्टर के मर जाने की वजह से खुद भी रोने का वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है। और जब वो बाकियों को देखती है कि वो लोग तो यहाँ पर रो ही नहीं रहे हैं तो वो उन्हें इशारा करते हुए कहती है अगर पैसे चाहिए तो यहाँ पर रोने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए वो जो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपके मास्टर इस दुनिया से चले गए, वो बहुत अच्छे इंसान थे। जिसके बाद कियर भी अपने मास्टर के मर जाने की वजह से वहाँ पर फ्यूनरल में गाना गाना शुरू कर देती है और बाकी उसे कहती है और जोर से चिल्लाओ ताकि आसपास के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई मर गया है। उसके बाद कियर वहाँ पे अपने मास्टर जिसका नाम जुनमोजी था उसके मरने की खुशी में सभी को गाना गाने कहती है। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो म्यूजिक भी बजा रहे थे। और जो रोने वाले लोगों में से कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जुनमोजी तो मेरे सौतेले पिता जैसा था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन तब दूसरे लोग उससे कहते हैं अरे तुम्हारा तो सरनेम भी उससे नहीं मिलता, नाटक भी करना है तो थोड़ा ढंग का करो जिसपे लोगों को यकीन भी हो। लेकिन तभी उस ताबूत के अंदर से जिसके अंदर मरे हुए जुनमोजी को रखा गया था उसके अंदर से हाथ बाहर निकलने लगता है। ये देखकर तो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी की हालत खराब हो जाती है और वो सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर तो कियर भी हैरान थी कि अरे यहाँ पर ये क्या हो गया, सब लोग ऐसे भाग क्यों गए। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जुनमोजी खड़ा था जो कि कोई और नहीं बल्कि वही एजेंट होता है जो उस मिस्टीरियस वेपन की वजह से इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और यहाँ आने के बाद वो सीधा का सीधा इस जुनमोजी की जो मरी हुई बॉडी रहती है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। तब कियर अपने मास्टर को ऐसे मरे होने के बाद दोबारा जिंदा देखकर एकदम घबरा जाती है और इस तरह घसीट के उसे थप्पड़ मार देती है कि जुनमोजी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब कियर जुनमोजी के पास आकर कहती है अरे मास्टर आप दोबारा से जिंदा हो गए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको वापस से जिंदा देखकर। लेकिन जुनमोजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है, ये दुनिया कौन है और मैं कहाँ पर आकर फंस गया। मैं तो कितना अच्छा अपने मिशन पे निकला था लेकिन वहां से मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इसलिए वो कियर से इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। जिस पर कियर बताती है ये जगह तो तियानजोंग किंगडम है और ये आपका घर है, आप हमेशा यहीं पर रहते थे। ये सुनकर जुनमोजी कियर से कहता है बस बस बहुत हो गया, यहाँ पर और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर कोई नाटक हो रहा होगा जिसकी तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। लेकिन कियर कहती है आप ये सारी क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आखिर ये स्क्रिप्ट क्या होती है। ये सुनकर तो जुनमोजी भी परेशान था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, मैं कौन सी मुसीबत में आकर फंस गया, मुझे यहाँ से कैसे भी करके जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तब ये सुनकर कियर जुनमोजी से कहती है मास्टर आप तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बदल ही गए, आप पहले हमेशा हर काम के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया करते थे, मैं आपको खाना तक के ला के देती थी, यहाँ तक कि आपको बाथरूम
तक ले जाती थी और जब तक आप अंदर होते थे मैं दरवाजे पे खड़े होकर आपके लिए सीटियां बजाया करती थी और जब तक मैं सीटी नहीं बजाती तब तक आप बाथरूम भी नहीं कर पाते थे। जो सुनकर तो जुनमुजी एकदम हैरान था कि अरे ये कौन सी मुसीबत वाले इंसान की बॉडी के अंदर मैं आ गया, ये तो एकदम ज्यादा लूजर है, इसे तो ठीक से बाथरूम करना भी नहीं आता। इससे अच्छा होता कि मैं उसी बोट के अंदर मर गया होता, मैं इसी मुसीबत में तो नहीं आके पड़ जाता। जिसके बाद की है जुनमुजी को उसके फैमिली वाले कार्ड के पास लेकर आती है जहाँ पर उसके फैमिली में जितने भी लोग थे उन सभी के नाम लिखे हुए थे और उन्हीं में वहाँ पर जुनमुजी का भी नाम लिख गया होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों का भी नाम लिखा था वो सब के सब मर चुके हैं। वो कियर से पूछता है मेरे भाई बहन कहाँ हैं और मेरे पेरेंट्स भी कहाँ हैं, क्या तुमने उन्हें कहीं नहीं देखा? जिस पर कियर बताती है आपको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जिसका भी नाम लिखा जाता है वो सब मर गए होते हैं, आपका भी यहाँ पर नाम लिखा गया था लेकिन अब मैं इसे हटा दूंगी। ये सुनकर जुनमुजी सोचने लगता है कि लगता है मैं तो अपनी फैमिली में अकेला बच गया हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स हैं ना ही कोई मेरे भाई बहन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस इंसान की जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब मेरे पास आ जाएगी और इस वजह से मैं आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, अब देखना है बस कि इंसान के पास प्रॉपर्टी कितनी थी। जिसके बाद वो आईने के अंदर अपनी शक्ल देखना शुरू कर देता है कि जिस इंसान की बॉडी के अंदर मैं आया हूँ वो उतना भी बुरा नहीं है, अगर पैसे हो तो मैं यहाँ पर भी रह सकता हूँ। लेकिन तभी उसे आईने के अंदर एक इंसान दिखाई देता है जो उसके ऊपर चुपचाप से नजर रखे हुए था। ये देखकर जुनमुजी भी हैरान था कि अरे ये कौन है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ करता तब तक कि वो इंसान वहाँ से भाग गया होता है। दूसरी तरफ हम जेंतियान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जुनमुजी का ही ग्रैंडपा है। वो अपने सामने 3 फैमिली के मेंबर को लेकर आता है और उनसे कहता है मुझे सच सच बताओ कि तुम में से ही कोई इंसान है ना जिसने मेरे प्यारे से जुनमुजी के ऊपर अटैक किया और उसकी जान ले ली, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम सभी को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो एक एक करके वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी के पास आता है, अपनी पावर की मदद से उनसे जबरदस्ती पूछ रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली थी ना इसके पीछे जिसने मेरे पोते की जान ली, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो किंग से कहता है मेरी फैमिली हमेशा से इस कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल लॉयल रही है और ऐसी लॉयल फैमिली के लिए आपको तो आवाज उठानी ही होगी, मुझे कैसे भी करके उस इंसान का पता लगाना है जिसने मेरे पोते की जान ली है। दूसरी तरफ कियर भी जुनमुजी को उन तीनों लोगों की शक्ल दिखाती है क्योंकि सबसे ज्यादा चांस था कि इन तीनों फैमिली में से ही कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें मारने की अच्छे से कोशिश की थी। पर जुनमुजी को ये नहीं समझ में आता कि आखिर सारे लोग उसके जान के दुश्मन क्यों पड़े हैं, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया। तब वहाँ पर कियर एक बहुत ही बड़ी और एक लंबी सी लिस्ट लेकर आती है जिसमें जुनमुजी के उन सारे के सारे कारनामों को लिखा गया था जिस वजह से सारे लोग उसके जान के दुश्मन पड़ चुके हैं। ये देखकर तो जुनमुजी का भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर ये किस तरह के भयंकर इंसान की बॉडी के अंदर मैं आ गया। इसके ऊपर तो पूरे क्राइम की एक लिस्ट छपी हुई है, अब मैं ऐसी मुसीबत के साथ कैसे यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। तब ये सुनकर कियर कहती है अरे अरे ऐसी बात नहीं है, आप तो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा फेमस हो क्योंकि आपके जितने क्राइम केस किसी के ऊपर भी नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी तो इतनी है जिसका कोई अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता और आपको तो प्रिंसेस रीमू ने भी बुलाया था जिस वजह से और भी सारे लोग आपके और ज्यादा दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि उन्हें आपसे जेलसी भी होती है। तब इस चीज को सुनकर जुनमुजी को समझ में आता है कि हो सकता है इसी वजह से लोगों ने मेरी जान ले ली थी क्योंकि मुझे प्रिंसेस रीमू ने पर्सनली इनवाइट किया था। तब ये सुनकर कियर उससे कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मरने की असली वजह तो ये है कि कल रात को आप जब बेड पर सोने के लिए जा रहे थे तो आपका पैर फिसल गया और आप बेड से नीचे गिर गए जिस वजह से आपकी जान चली गई। जो सुनकर तो जुनमुजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर हंसे या फिर रोए क्योंकि इतना घटिया इंसान तो उसने आज तक नहीं देखा जितने घटिया इंसान की बॉडी के अंदर वो जा चुका है जो सिर्फ बेड पर से नीचे गिरने की वजह से मर गया। तब वहाँ पर जुनमुजी के थर्ड अंकल आते हैं जो जुनमुजी से कहते हैं हमारी फैमिली का कचड़ा देखो दोबारा से जिंदा हो गया। तब ये सुनकर जुनमुजी अपने थर्ड अंकल से कहता है आप ये आखिर कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कोई इज्जत नहीं है, किस तरह से लोगों से बात की जाती है। जिस पर उसके थर्ड अंकल कहते हैं इज्जत किसी से मांगी नहीं बल्कि खुद कमाई जाती है, इसलिए अब लाओ जो तुम वाटरमेलन खा रहे हो वो मुझे दे दो, मुझे भी उसे खाना है। ये सुनकर जुनमुजी उनसे कहता है ऐसे खाने की भी चीजें दूसरे से मांगी नहीं बल्कि खुद खरीदी जाती है, इसलिए अपना खरीद के ही खा लो। लेकिन वो सारी बातें बस सोच रहा था क्योंकि असल में तो उसके थर्ड अंकल ने इतना जोर से उसका हाथ पकड़ लिया होता है कि वो वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था और थर्ड अंकल के हाथ से इतना भयंकर ऑरा निकल रहा था कि जुनमुजी के हाथ ही वहाँ पर जलने लगते हैं। जिसके बाद उसके थर्ड अंकल उससे वो वाटरमेलन लेके खाना शुरू कर देते हैं। तब जुनमुजी के जलते हुए हाथ पर की यह दवा लगा देती है जिस वजह से उसका हाथ बच जाए, वरना उसके कपड़े के साथ साथ उसका हाथ भी यहाँ पर जल जाता। जो देखकर जुनमुजी खुद में कहने लगता है अरे कितनी अजीब दुनिया है, न जाने ऐसी दुनिया में मैं क्यों आ गया, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। दूसरी तरफ जेंतियान उन तीनों फैमिली के जो लोग होते हैं उन सभी को अभी तक मारे जा रहा था कि बताओ मुझे कि तुम लोगों ने ही मेरे पोते की जान ली है ना, मुझे सच सच जानना है। तब ये सुनकर उन्हें सबसे मोटा आदमी जो होता है वो जेंतियान से कहता है लगता है तुम्हारा साबुन स्लो है, तुम एक बार अपने घर में जाके देखो, तुम्हें तुम्हारा पोता जिंदा मिल जाएगा। तुमसे फास्ट हमें खबर मिल गई कि तुम्हारा पोता तो अभी तक मरा ही नहीं है। तब जेंतियान का भी साथी आकर उससे कहता है हाँ
हाँ ये मोटा आदमी बिल्कुल सच कह रहा है, आपके पोते तो दोबारा जिंदा हो चुके हैं। ये देखकर तो जेंतियान भी एकदम खुश था कि अरे वाह मेरा पोता फिर से जिंदा हो गया। लेकिन वो अपने साथी से कहता है आखिर हमारी फैमिली इतनी स्लो क्यों है, उन लोगों को पहले खबर कैसे मिल गई कि जिनमोजी दोबारा जिंदा हो चुका है, मुझे तो इतना लास्ट में आकर मालूम पड़ा। लगता है हमारी फैमिली को अभी और भी कई सारे काम करने की जरूरत है ताकि बाकी फैमिली के कंपटीशन में आ सके। दूसरी तरफ एक आदमी एक यंग मास्टर के पास आकर उसे सारी बात बताता है कि जिनमोजी दोबारा से जिंदा हो चुका है। ये सुनकर तो वो यंग मास्टर भी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनमोजी दोबारा से जिंदा हो गया। काफी लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन अब रुको, मेरे पास एक प्लान है, मैं उस प्लान का इस्तेमाल करूंगा। अगर उस चीज में जिनमोजी कामयाब हुआ तो मुझे समझ आ जाएगा कि वही जिनमोजी है, और अगर वो इसमें फेल हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि असल में वो जिनमोजी नहीं बल्कि उसके अंदर कोई और है। दूसरी तरफ हम जिनमोजी को देखते हैं जो जंगल में आकर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये देख सके कि जिस इंसान की बॉडी के अंदर वो आया है उसके अंदर कुछ भी पावर भी है या फिर नहीं। लेकिन उसके अंदर तो कोई भी पावर नहीं होती। वो जैसे एक बाम्बू के ऊपर अपना हाथ मारता है, उसके हाथ में बहुत जोर की चोट लगती है, बल्कि उस बाम्बू को तो कुछ हुआ भी नहीं था। इससे जिनमोजी उदास होकर वहीं पे बैठ जाता है कि मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, न जाने किस कचड़ा इंसान के अंदर मैं दोबारा से अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे तो कोई भी ऐरा गहरा आकर मुझे मार कर आगे निकल सकता है। तब उसे उसके हाथ के ऊपर एक बर्थ मार्क निशान दिखाई देता है। ये देखकर तो वो हैरान था कि आखिर ये बर्थ मार्क क्या है, और जैसे वो उसे देखता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आसपास की जगह भी एकदम हिलने लगी थी, जिस वजह से सारी जगह टूटते हुए जमीन भी फट जाती है। और जमीन फटने के अंदर से वहाँ पर वही मिस्टीरियस वेपन बाहर निकल कर आता है, जिस वेपन की मदद से जिनमोजी अपने रियल वर्ल्ड से इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। और वो वेपन यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है, और जैसे वो वेपन वहाँ पर आता है जिनमोजी की बॉडी एकदम ज्यादा ग्लो करना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जिस चीज से उसे भी तकलीफ हो रही होती है कि आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस वेपन पूरी तरह से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर तो जिनमोजी भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।